सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह पूनिया जी का साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर बातचीत होती है। सबसे पहले करते हैं पूनिया जी का स्वागत, फिर एक एक करके खबरों पर चर्चा करेंगे। स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सबसे पहले खबर हर रोज की तरह ईरान अमेरिकी जंग के बारे में ही शुरू करते हैं। कहाँ पर है अभी बातचीत का दौर, या फिर क्या स्टेटस चल रहा है इस समय जंग का? कौन हमले कर रहा है, कौन बातचीत के लिए आगे आ रहा है? अच्छा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक बात कह रहे हैं कि अमेरिका बड़े हमले ईरान के ऊपर कर सकता है। आपने 2-3 दिन पहले की बातचीत सुनी हो तो उसमें उन्होंने ये तक कह दिया था कि वो बिजली जो संयंत्र हैं, पुल वगैरह हैं, उनके ऊपर भी हमले कर सकते हैं। लेकिन अब थोड़े सुर में बदलाव है। सुर में बदलाव इस हिसाब से है कि उन्होंने अब जो एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जो कहा है, वो थोड़ा अलग है। उन्होंने कहा है कि वो ईरान में लोगों को नहीं मारना चाहते, लेकिन ईरान के ऊपर हमला ज़रूर करेंगे वो। और उन्होंने ये कहा है कि वो मिलिट्री कार्रवाई को इसलिए होल्ड पे किए हुए हैं ताकि बातचीत दोबारा शुरू हो सके। ख़ैर उनकी एग्ज़ैक्ट स्टेटमेंट ये रही कि हम जब चाहें कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। अगर समझौता हो जाता है तो बहुत सारी जानें बच जाएँगी। तो ख़ैर हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर और ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम हैं, इन 2 को लेकर अभी भी पेच फँसे हुए हैं। कई बार लगता है कि बातचीत से रास्ता निकल जाएगा, कई बार जो गाड़ी है वो दोबारा रेल की पटरी से उतर जाती है। तो ये लगातार लुका-छिपी का खेल चल रहा है। और बात करें तो जो सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो तनाव कम करने के लिए एक अपने किस्म की डिप्लोमेसी फ्लोट कर रहे हैं। तो वेस्ट एशिया को लेकर जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी, वो उन्होंने भी कई किस्म के मोर्चे खोले हैं अभी। देखिए, पाकिस्तान डिप्लोमेसी एक थी, कतर, दोहा जो था वो एंगेज था एक लेवल पे। अब सऊदी प्रिंस क्राउन जो हैं वो अब आगे आए हैं। तो देखते हैं क्राउन प्रिंस जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, उनकी ट्रंप से मोबाइल फ़ोन पर बात हुई है, उनकी ईरान में बातचीत हो रही है। तो दोनों नेताओं को वो मतलब सीज़ फायर के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं कि कहाँ तक चीज़ें जाती हैं। जो मार्को रूबियो हैं अमेरिका के विदेश मंत्री, वो कह रहे हैं कि हमें होर्मुज़ का भी कोई विकल्प तैयार करना होगा, तो उसको लेकर भी वो बातचीत कर रहे हैं। ख़ैर, तो ये एक अपन बात करें कि अ, अलग-अलग घटनाक्रम हुए हैं। हालाँकि सीएसआईएस की जो रिपोर्ट है उसने अमेरिका के कई चीज़ों के बारे में बहुत क्रूशियल जानकारी भी दी है। अमेरिका के पेट्रियट और थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइलों का भंडार तेज़ी से कम हुआ है। ये हम तकरीबन 1 डेढ़ महीने पहले भी जब बात कर रहे थे, जब चाइना यात्रा डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, तब हमने कहा था कि जो बेसिकली इस मिसाइलों को बनाने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं माइक्रो उसको मेरे को एकदम याद नहीं आ रहा। तो ख़ैर उस वो चाइना के पास है और चाइना ही मतलब बेसिकली मिसाइल्स का सबसे ये लगा लीजिए कि मिसाइल्स का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम है, वो कच्चा माल जिसको बोलते हैं, वो चाइना के पास ही है। तो ख़ैर लगातार जो डिफेंस सिस्टम का स्टॉक है अमेरिका का, वो भी कम हुआ है। जी। और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो बात करें, देश में आज बाई इलेक्शंस, अलग-अलग बाई इलेक्शंस का रिजल्ट आया है, लेकिन सबसे बड़ी जो नज़र टिकी हुई है वो नितिन नबीन, जहाँ से उनको लाकर प्रभारी बनाया गया बीजेपी का, उनकी सीट पर टिकी हुई थी। वहाँ से आखिरकार प्रशांत किशोर की पार्टी ने और प्रशांत किशोर ने खाता खोल लिया है। लंबे समय तक इन्होंने यात्रा की, ये खुद बोल रहे थे कि मैंने लोगों के साथ मिलके उनका दर्द, यातनाएँ सब कुछ देखा। लेकिन जब इलेक्शंस हुए तो उनका जो बॉक्स था तकरीबन खाली ही रहा, कहीं दौड़ में भी वो नज़र नहीं आए। लेकिन आज जब प्रशांत किशोर ने नितिन नवीन वाली बड़ी सीट जीत ली है, तो इसके मायने कैसे देखे जाएँ, और कहाँ-कहाँ बाय इलेक्शन हुए हैं, उनके रिज़ल्ट क्या कहते हैं? देखिए, 3 सूबों में बाय इलेक्शंस थे, तो 2 तो सीधे तौर पर हिंदी सूबे ही हैं, जैसे बिहार और मध्य प्रदेश, दोनों जगह भाजपा की हार हुई है। ये थोड़ा-सा भाजपा के लिए झटका है। और इवन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो सीट है, वो बांकीपुर, वो भी हार गए हैं। वहाँ पर प्रशांत किशोर ने बीजेपी को पटकनी दी है। याद करिए कि जब कॉकरोचों का आंदोलन चल रहा था, जेनज़ीज़ आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, तो बांकीपुर और उसके इलाकों में भी काफ़ी जो नौजवान हैं वो उतरे थे और उन्होंने बीजेपी का वहाँ पे विरोध किया था। तो ख़ैर
उस आंदोलन का भी प्रशांत किशोर को फायदा पहुंचा है। काफी बड़े मार्जिन से आप कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने जो है वो जीत दर्ज की है। तकरीबन 19,324 वोटें हैं, उनसे उन्होंने जीत दर्ज की है और वहां पर नीरज कुमार सिन्हा बीजेपी के उम्मीदवार को हराया है। वहां से ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन एमएलए होते थे, उन्होंने रिजाइन करके और वो आपको पता है राज्यसभा आ गए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। तो केंद्र की राजनीति करने के लिए उनको दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन दिल्ली आए तो उनके जो गृह सीट थी वो कहीं ना कहीं वो हार गए हैं। प्रशांत किशोर की जीत को कई रंग दिए जा रहे हैं। जैसे एक रंग तो ये भी दिया जा रहा है कि क्या बीजेपी वहां पर आरजेडी और कांग्रेस का अल्टरनेट खड़ा कर रही है। जैसे लोग बार बार ये कह रहे हैं कि भाई 5 जुलाई से ही बहुत सारे दिल्ली के पत्रकार जो कि प्रो कांग्रेस पत्रकार जिनको माना जाता है, प्रशांत टंडन वगैरह, वो सब एक ही थियरी फ्लोट कर रहे थे कि बीजेपी बांकीपुर से प्रशांत किशोर को जिताएगी ताकि अगले चुनाव में प्रशांत किशोर भी एक पार्टी के थर्ड फ्रंट के तौर पर दिख सके और वो आरजेडी और कांग्रेस के वोट काट सके। ऐसी थियरी फ्लोट की जा रही थी। खैर, मैं उस कॉन्स्पिरेसी थियरी में नहीं जा रहा हूँ। एक सीधा सीधा गणित मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर को एक तो जेनजीज के आंदोलन का फायदा हुआ, दूसरा उनकी टीम ने पैसा भी ठीक ठाक बांटा है, मतलब ठीक खूब पैसा लगाया है और उनकी टीम ने ग्राउंड वर्क पिछले 3-4 महीने में बहुत ज्यादा बांकीपुर में किया है। प्रशांत किशोर देखिए, चुनाव हारने के बाद उनकी जो पार्टी है, आपको याद हो पिछले साल जब नवंबर में चुनाव हुए थे तो हार गई थी, कोई सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन वो बिहार को छोड़ के भागे नहीं, ग्राउंड पे चिपके रहे और वहीं पे ही बिहार में ही काम करते रहे। लोगों को लग रहा था कि बिहार में चुनाव होने के विधानसभा चुनाव होने के बाद प्रशांत किशोर भाग जाएंगे, तो भागे नहीं, डटे रहे। तो मेरे को लगता है कि उसका भी उनको फायदा मिला है। दूसरी सीट मध्य प्रदेश की दतिया, वहां से बीजेपी ने अपने ही गृह मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा, जो कि मतलब एक टाइम पे बीजेपी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा भी होते थे, उनकी टिकट काटी। उनकी टिकट काटी तो वो सीट हार गई, वो सीट बीजेपी हार गई और कांग्रेस वहां से जीती है, तकरीबन 6,000 वोटों से जीती है। सिर्फ एक गुजरात की जो बाई इलेक्शन थी वो बीजेपी के खाते में गई, लेकिन हिंदी सूबे में तो दो बड़े इलेक्शन थे, बाई इलेक्शन, बिहार और मध्य प्रदेश, दोनों जगह पे बीजेपी हार गई है। तो ये बीजेपी के लिए भी एक मैसेज है। जनजी का जो आंदोलन है उसका असर हिंदी सूबे में, हिंदी पट्टी में बहुत देखने को मिला। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, काफी वहां पर जो नौजवान थे छोटे छोटे कस्बों में, जिलों में, राजधानियों में काफी एक्टिव थे। आप बिहार की तो उस टाइम पे मैंने आपको खबर भी शेयर की थी कि कैसे बिहार के जो जेनजीज थे वो तो उन्होंने वाटर कैनन को रेन डांस बना दिया था और डायलॉग बहुत फेमस हुआ था कि क्या प्रबंध है जी, आंसू गैस के गोले लाए हैं जी। तो वो ऐसे करके जो पुलिस वालों के साथ वीडियो जो बिहार के नौजवानों ने बनाया, तो साफ दिखता था कि बिहार में और मध्य प्रदेश में एक रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस की चपेट में बीजेपी के दोनों बाई इलेक्शंस की सीटें आई हैं। जी। और इससे अगर हम आगे बढ़े तो बात राम मंदिर की करते हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का जो मामला है वो जल्दी थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि आज संसद के अंदर भी खूब हंगामा हुआ है इसको लेकर। देखिए, राम मंदिर का आज तो ऐसा हो रखा था कि जैसे ही कोई राम मंदिर चढ़ावा चोरी की बात कर रहा था तभी उसका माइक बंद कर दिया जा रहा था, डेस्क स्पीकर कह दिया जा रहा था। तो काफी हंगामा हुआ और अपोजिशन पार्टियों के जो मेंबर्स हैं लगातार आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर हंगामा करते रहे। इसके कारण जो आज जो हाउसेज हैं वो एडजर्न करने पड़े, आगे बढ़ाने पड़े। हालांकि 1-2 बिल पास हो गए हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो संख्या है उसको बढ़ाने का बिल पास हो गया है। 34 थे और वो 38 कर दिए गए हैं। बिना बिल के ऊपर कोई चर्चा भी नहीं हुई, उसके बिना चर्चा किए ही पास कर दिया। तो ये सरकार हालांकि उसके लिए कुख्यात भी है कि ये बिलों के ऊपर चर्चा वर्चा नहीं करते, सीधे पास कर देते हैं। तो खैर, ऐसे ही माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, एमएसएमई, उनके अमेंडमेंट बिल को लेकर भी एक बिल था, लेकिन वो खैर मंगलवार तक उसको स्थगित कर दिया गया है, तो उसको पास नहीं किया। संसद में आज फिर मतलब पोस्टर लेके विपक्ष के जो सांसद वो खड़े हुए, उसमें एक तो यही था अमित शाह संसद से गायब क्यों हैं और गोरख धंधा खा गए चंदा, इस टाइप के पोस्टर थे। तो खैर, तो यही रहा पार्लियामेंट में। तो हालांकि आपको एक खबर कल की मैं बता रहा हूँ, जो सांसद पप्पू यादव जिन्होंने साधु का रोल किया था, वो एक स्किट जो परफॉर्म किया था, आपको ध्यान हो कि 2 दिन पहले, तो कल पप्पू यादव अपने रेजिडेंस पे सरकारी आवास के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसी टाइम पे बीजेपी के 2
नौजवान आते हैं और उन्होंने चप्पल फेंकने की और चाकू से हमला करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि पप्पू यादव ने सनातन का अपमान किया है, साधु की वेशभूषा का अपमान किया है, भगवा वेशभूषा का अपमान किया है, टाइप ऐसे करके उनको चाकू मारने की कोशिश की। खैर पप्पू यादव के समर्थक ज़्यादा थे तो उन्होंने खूब सारा उसका मतलब कूटा मारा उसको। पप्पू यादव ने तो एक को अपने काख में भी दबोच लिया था। तो वैसे मतलब मेरे को ये भी समझ में नहीं आया कि वो बीजेपी के जो नौजवान कार्यकर्ता थे वो क्या समझ के पप्पू यादव की कोठी पे आए होंगे। क्योंकि 90s में शायद उनको पप्पू यादव का पास्ट नहीं पता है। 90s के जो पप्पू यादव रहे हैं वो आपको और हमको सबको पता है। बाहुबली, दबंग नेता थे बिहार से आने वाले और इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हुए थे, ठीक-ठाक गुंडागर्दी भी करते थे और मर्डर-वर्डर के भी केस रहे उनके ऊपर। तो उस आदमी के घर पे आप चाकू लेके जा रहे हो, जो अपने टाइम का बिहार का बहुत बड़ा मतलब नामी-गिरामी बाहुबली रहा हो। खैर अब पप्पू यादव बिल्कुल उससे अलग है, आजकल पप्पू यादव बाढ़ में और पीड़ितों के लिए पैसे बाँटते नज़र आते हैं। दोनों पप्पू यादवों में अंतर पर पप्पू यादव को मतलब मैं ये मानता हूँ कि कोई और थोड़ा ऐसे सॉफ्ट सा सांसद होता तो समझ में भी आता। पप्पू यादव को चाकू मारने के लिए कौन जा सकता है? तो खैर उन नौजवानों को उनके 90s के पास्ट का नहीं पता होगा। तो उनको ठीक-ठाक थप्पड़ चट्टू उनके जो समर्थक थे पप्पू यादव के उन्होंने खूब सारी उनकी धुनाई करी है। तो ये भी ऐसा पहली बार हो रहा है कि बीजेपी के समर्थक जो कहीं पे पहुँच जाते हैं गंद डालने के लिए, उनकी ठीक से कुटप्पा उनको उनकी ठीक रगड़ाई हुई है। तो ख़ैर गलत कैंपस में घुस गए थे, गलत आदमी का विरोध करने के लिए पहुँच गए थे। तो ये आज का रहा पप्पू यादव का मामला। और बाकी तो जैसे अ बताया पार्लियामेंट में आज पार्लियामेंट में सस्पेंड रही और चंदा चोरी को लेकर विपक्ष ने खूब सारा हंगामा किया। जी, जी। और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो उधर महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण का जो केस था बृजभूषण के ऊपर, बृजभूषण उससे बरी हो गया है। बहुत बड़ी खबर है ये और क्या वो सारा आधार है इसका बरी होने का? देखिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ये मामला चल रहा था और बृजभूषण को आज अदालत ने बरी कर दिया है। हम सब हैरान हैं और इसलिए हैरान हैं कि बृजभूषण ने अपने बचाव में ना तो कोई दलील दी, ना कोई गवाह पेश किया, ना कोई सबूत पेश किया। फिर भी अदालत ने बरी कर दिया जबकि 6 महिला पहलवानों ने उनके खिलाफ गवाही दी थी। ठीक है? तो ये समझ से बाहर है। हालाँकि देश में आपको पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, सूर्यकांत जी हैं, तो सूर्यकांत के ज़माने में, सूर्यकांत के राज में ये सब ऐसी जजमेंट्स आ ही सकती हैं, तो किसको वो है। खैर जो विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और जो बाकी के महिला पहलवान हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। 2023 से जो तंत्र है, जो सिस्टम है, वो सारा बृजभूषण को बचाने में लगा हुआ है। हमें तो एफआईआर करवाने तक के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। खैर अभी तो यही है कि बृजभूषण को बरी कर दिया है और महिला पहलवान कह रही हैं कि वो इसके खिलाफ अपील करेंगी, हाई कोर्ट जाएँगी। तो हाई कोर्ट में अब देखते हैं कि कब इसको लेकर पिटीशन लगाई जाएगी, कब जाएँगी महिला पहलवानें। लेकिन ये मामला ऐसे रुकने वाला नहीं है। बृजभूषण और उनके समर्थकों ने आज नारेबाज़ी की और बाहुबली आदमी है वो भी, तो उसने जो अपना शोषेबाज़ी होती है, दिखावा होता है, वो सब किया। तो ख़ैर जी। यही है कि अब हाई कोर्ट का रुख किया गया है। तो हाई कोर्ट में देखते हैं कि इस मामले को लेकर क्या क्या चीज़ें घटती हैं। जी, जी। इससे आगे बढ़े तो बात जंतर-मंतर प्रदर्शन की करते हैं। सरकार ने कहा है कि स्टूडेंट्स पर केस नहीं होगा, लेकिन ये 2700 अपराधियों पर एफआईआर कायम रहेगी। ये कौन से अपराधी हैं 2700? देखिए सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है, पिटीशन गई हुई है और हैरानी की बात ये है कि इस पिटीशन की सुनवाई भी सूर्यकांत कर रहे हैं, जिन्होंने खुद 15 मई को कॉकरोच शब्द का इजाद किया था। उन्होंने खुद कॉकरोच शब्द बोला था, तो वही इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ जी। कि सूर्यकांत ही इस मामले की सुनवाई कर रहा है, वही कॉकरोच नौजवानों को कहने वाला है। खैर उसमें यही है कि सरकार तो कह रही है कि हम एफआईआर नहीं करेंगे, ये करेंगे। लेकिन सुप्रीम को सूर्यकांत को बड़ी वो लगी हुई है। सूर्यकांत कह रहा है कि 2700 से ज़्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। जी। उनको वापस लेने का कोई मतलब नहीं है। आप हालाँकि सूर्यकांत ना बड़े डबल गेम खेल रहा है अभी। सूर्यकांत कह हुँ। रहा है एक तरफ तो सूर्यकांत ने आज कमेंट किया कि भई जो जिन जवानों ने ज़रूरत से ज़्यादा फ़ोर्स का इस्तेमाल किया उनको ना छोड़ा जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपराधिक किस्म के लोग थे,
इस प्रोटेस्ट में, उनको भी ना छोड़ा जाए। तो वो डबल स्टेटमेंट दे रहा है, एक ही लाइन में 2 बात बोल दे रहा है। तो ख़ैर देखते हैं कि क्या स्थिति रहती है, लेकिन यही है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत तो मिली नहीं है और इसकी अगली सुनवाई अब तो 18 अगस्त को होगी, तो 18 अगस्त को देखेंगे कि क्या मामला रहता है। पहले तो सूर्यकांत ने मना ही कर दिया था कि वो सुनवाई नहीं करेंगे, जो ये सारा आंदोलन हुआ था, पर बाद में अब सुनवाई करनी पड़ रही है क्योंकि बहुत सारी थू-थू सूर्यकांत की हो गई थी। जी। इससे आगे अगर बढ़ें तो उधर कॉकरोच जनता पार्टी 2 दिन के लिए रणनीतिक बैठक करेगी। क्या इससे निकल सकता है इस बैठक से? क्या कोई राजनीतिक तैयारी करेंगे, शुरुआत करेंगे या फिर कुछ और ऐलान भी हो सकता है यहाँ पर कई किसी नई प्रोटेस्ट की ओर? देखिए ये कहा जा रहा है कि सीजेपी ये कह रही है कि हम जो ये रणनीतिक बैठक कर रहे हैं, इसमें हमारे जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके या स्पोक्समैन्स हैं या फिर जो बाकी के पदाधिकारी हैं, उनके साथ होगी और रिव्यू मीटिंग होगी एक तो। और दूसरा वो कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट लोगों से भी कॉन्टैक्ट करेंगे, नौजवानों से भी बातचीत करेंगे ताकि उनकी जो असली समस्याएँ हैं, उनको भी समझ सकें। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभिजीत दीपके के खिलाफ एक आरटीआई एक्टिविस्ट है बीजेपी का, गुजरात से, उसने ये लगाया था कि इसके पिता तो गरीब आदमी है, फिर ये अमेरिका पढ़ने कैसे गया? तो ख़ैर उसका अभिजीत दीपके ने जवाब दे दिया है। तो अभिजीत दीपके ने कहा कि मेरे को तो स्कॉलरशिप मिली थी, स्कॉलरशिप के ऊपर मैं अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया हूँ। मैं तो अपने स्कॉलरशिप के जो कागज़ात हैं वो दिखाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या जो प्रधान सेवक हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो अपनी डिग्री दिखाएँगे? भई आप मेरे ऊपर आरटीआई लगा रहे हो, एक आरटीआई उधर भी लगा के पूछ लो कि प्रधानमंत्री की डिग्री कहाँ पे है, जो अपने आप को एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस बताते हैं। तो ख़ैर यही है कि दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल भी उठाए कोकरोच जनता पार्टी अभी भी उठा रही है क्योंकि आपको पता है कि लड़कियों के छोटी-छोटी लड़कियों के ऊपर केस वग़ैरह किए जा रहे हैं और वो जो केस तो अभी चल ही रहा है 15 साल की लड़की वाला जिसको फ़ोर्स किया गया, माफ़ी मंगवाई गई। अभी बड़ी विच हंटिंग जैसी स्थिति है कि जो बच्चियाँ हैं जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में शामिल थी, उनके खिलाफ हिंदुत्व के गुंडे और जो पुलिस उत्तर प्रदेश की और दिल्ली पुलिस, जो 2 ये पुलिस लगातार काम कर रही है, वो सब हम देख ही रहे हैं। तो ख़ैर अभी तो यही है कि जो ये इनकी सीजेपी, हालाँकि ये सीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएँगे, हम एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे ही रहेंगे। अभिजीत दीपके ने तो मज़ाक-मज़ाक में ये भी कह दिया कि मैं तो गाँव का सरपंच बनना चाहता हूँ, मैं कोई ये चुनाव वग़ैरह नहीं लड़ना चाहता। तो इनमें वैसे भी जो सबसे जेन्युइन साउंड हो रहा है इन चारों में आशुतोष रांका, सौरभ दास और इस अभिजीत दीपके, 1-2 लोग और हैं। इनमें सबसे जेन्युइन साउंड तो दीपके ही हो रहा है, अभिजीत दीपके। बाकी आशुतोष रांका और सौरभ दास थोड़े से मतलब ऐसे लग रहे हैं कि हाँ, वो कोई मतलब कैरियरिस्ट टाइप लग रहे हैं या फिर बहुत सीरियस होके बात कर रहे हैं। अभिजीत दीपके थोड़े लाइट मूड में रहते हैं, थोड़ा-सा जेन्युइन साउंड कर रहे हैं। इसलिए उनका जो सिक्का है वो थोड़ा ज़्यादा चल रहा है बाकियों के मुकाबले। तो ख़ैर देखते हैं कि स्थिति क्या रहती है। पर अभी तो यही है कि कॉकरोच जनता पार्टी ये अपनी बैठक करेगी और उस बैठक में उनका दावा है कि वो भारत के बाकी जो युवा हैं, उनके असली मुद्दों को पहचान के उनके ऊपर आंदोलन आगे कैसे किए जा सकते हैं, उसको लेकर काम करेंगे। जी। और इससे आगे बढ़ें तो बात हम आरएसएस मुखी मोहन भागवत की करते हैं। राहुल गांधी की तर्ज पर अब मोहन भागवत भी शुरू करने जा रहे हैं ये वाला प्रोग्राम, ज़ेन ज़ी या ज़ेन अल्फ़ा से बातचीत करने का कार्यक्रम। देखिए ये मज़ेदार है और ये जो प्रोग्राम जो आरएसएस का रखवाया है, वो जिस व्यक्ति ने रखवाया है, वो भी आपको थोड़ा हैरानी होगी। देखिए जी। मुकेश अंबानी की पत्नी है नीता अंबानी। नीता अंबानी ने ये मुंबई में प्रोग्राम रखवाया 6 अगस्त का और उसमें वो जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा से आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत बातचीत करेंगे, उनसे वो करेंगे। और ये कार्यक्रम इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशन, मतलब ऐसे राष्ट्र को एकजुट करने की ऐसी कुछ बनाया जा रहा है। 2000 से ज़्यादा जो 19 साल से कम के जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे मुलाकात होगी। तो ख़ैर देखते हैं कि स्थिति क्या रहती है। इसमें यही है कि जेनज़ीज़ को लेकर 2-3 स्टेटमेंट पहले भी आरएसएस की और मोहन भागवत की आ चुकी हैं। मोहन भागवत ने शुरू में तो ये कहा कि भई ये जो जेनज़ी है, ये डिक्टेशन नहीं लेती, बल्कि ये डिस्कशन करती है, यानी कि इसको डिक्टेट नहीं किया जा सकता। फिर दूसरे स्टेटमेंट आई, उसमें वो परेशान हो गए थे कि ये तो गालियाँ दे रहे हैं, ये कैसे भारतीय संस्कारों के उलट है, तो भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति का क्या होगा? ऐसा कोई स्टेटमेंट था। अब तीसरा तो यही है कि 6 अगस्त को उन्होंने, मतलब मेरे को तो लगता है कि
फ़ोन घुमाया होगा आरएसएस ने अपने बड़े-बड़े लालाओं को, तो उसमें कहा कि भई प्रोग्राम करो, तो उसमें नीता अंबानी ने कह दिया होगा कि हाँ जी सर मैं करती हूँ। मैं जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा के कुछ स्टूडेंट्स को उनके स्कूल्स वगैरह भी चलते हैं, तो उनके लिए जी, कोई ऐसा 2000 लोग इकट्ठा करना उनके स्टूडेंट इकट्ठा करना उनके लिए कौन-सा मुश्किल है। तो ख़ैर बिल्कुल, उनके नीता लिए अंबानी क्या ये मुश्किल है। प्रोग्राम हाँ, तो 19 साल से कम के कह रहे हैं तो जेन ज़ी या जेन अल्फ़ा और वो पता ही है कि उनके जो स्कूल चलते हैं अंबानियों के, उन्हीं के स्टूडेंट्स उसमें बैठे होंगे। तो 6 अगस्त को उनसे देखते हैं कि मोहन भागवत उनको क्या शिक्षा देते हैं, क्या उनको बताते हैं जेन ज़ी, जेन अल्फ़ा को। आरएसएस बड़ी कन्फ्यूज़ है जेन ज़ीज़ के मामले में। ये हम देख हुँ, रहे हैं, उनकी कन्फ्यूज़न लगातार देख रहे हैं। वो कोई पॉलिटिकल पोज़ीशन नहीं बना पा रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। और इससे आगे बढ़ें तो कश्मीर में के कुपवाड़ा में बादल फटे हैं, बाकी देश में मौसम का क्या हाल है? कहाँ पर बारिश हो रही है? असम का तो हम हाल देख ही रहे हैं लगातार। देखिए कश्मीर के कुपवाड़ा में बादल फटा है, उसमें एक महिला की मौत भी हुई है। बाकी तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड हुई है, वहाँ पे हम तस्वीरें लगातार देख ही रहे हैं। असम का जैसे आपने बताया कि बाढ़ से बहुत बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश में गंगा और जो घाघरा और जो शारदा नदियाँ हैं, वो उफान के ऊपर तकरीबन उत्तर प्रदेश की 10 नदियाँ उफान पर हैं। बहुत सारे शहरों में तो हम देख रहे हैं कि सड़कों के ऊपर लोग नाव चला रहे हैं। बिजनौर में गंगा का पानी घुसा भी है कुछ गाँव में। तो वो स्थिति है, देश में जो मानसून है वो अलग किस्म की करवट ले रहा है। बिहार के भी कुछ हिस्सों में, बेगूसराय वगैरह में कुछ हिस्सों में जो है बाढ़ की स्थिति है। बाकी पंजाब में भी प जालंधर, पठानकोट कोट में बारिश है और अगले 2 दिन पंजाब में, चंडीगढ़ में, इस इलाके में भी आपको रेनफॉल देखने को मिलेगा। थोड़ा टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा 1-2 डिग्री और 2 दिन पंजाब, हरियाणा मतलब बेसिकली हिमालयाज़ के जो फ्लड प्लेन्स हैं, इनमें आपको बारिश देखने को मिलेगी। तो ख़ैर मतलब लग रहा है कि लेट जो मतलब सावन का के आखिरी सप्ताह और भादव के पहले सप्ताह मेरे को लग रहा है कि बारिश रहेगी। कम से कम जो जिन खेतों में तरेड़ फटी हुई थी, वो उनको थोड़ा सुकून मिलेगा। 2-2 4-4 5-5 उंगल बारिश हो जाती है, तो ये है कि आप मोटर से भी पानी देते हो, तो धान की फसल में वो पानी खड़ा हो जाता है। मतलब वो एकदम से बैठता नहीं, तरेड़ों से पानी एकदम निकल नहीं जाता। तो ये है और अच्छी खबर है मतलब ये कोई बारिश जो इस समय होगी वो कोई नुकसानदायक नहीं होगी बल्कि किसानों के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो ख़ैर बहुत इंतज़ार भी रहा हरियाणा और पंजाब के किसानों को कि भाई हमारे गाँव में तो ये हालत था कि लोग बोल रहे थे कि इस बार गाँव वालों ने क्या पाप कर रखा है कि बारिश नहीं हो रही है। तो ख़ैर अब बारिश हुई है, कुछ बारिश हुई है, कुछ अगले 2 दिनों में भी बारिश हो जाएगी। तो थोड़ी शांति पहुँचेगी। जी, जी। और पंजाब विधानसभा सत्र भी शुरू हो गया है, आज खूब हंगामा हुआ वहाँ पर। हाँ, मॉनसून सेशन पंजाब विधानसभा का शुरू हुआ है, खूब सारा हंगामा हुआ है। उसमें जो कांग्रेस है, कांग्रेस के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है प्रताप बाजवा उन्होंने हालाँकि ये पंजाब की जो ये सरकार है, मौखिक हुकूमत है, उसका लास्ट मॉनसून सेशन है। इसके बाद तो फिर आपको पता 27 में चुनाव भी होंगे, तो अगले साल जो नई सरकार बनेगी उसका पहला मॉनसून सेशन होगा। तो इस सरकार का लास्ट मॉनसून सेशन है और ये हंगामे के साथ शुरू हुआ है। और इसमें जो सबसे बड़ा आरोप प्रताप बाजवा ने या लीडर ऑफ अपोजिशन कह लीजिए कि उन्होंने लगाया उन्होंने यही लगाया कि भई पेपर 6 आपकी सरकार में भी पिछले 4 साल में 6 पेपर लीक हुए हैं, 5 एजुकेशन के और एक जो अभी हेल्थ डिपार्टमेंट का उस फरीद यूनिवर्सिटी में जो हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप कब इस्तीफ़ा दे आपके एजुकेशन मिनिस्टर कब इस्तीफ़ा देंगे? तो उसको लेकर हुआ हंगामा। फिर एक बात ये आई कि भई जो मुख्यमंत्री साहब हैं, वो तो पंथदुखी हैं, उनको श्री अकाल तख्त साहिब से पंथ से निकाला हुआ है। तो इसको लेकर कुलतार सिंह संधवा जी आपका क्या स्टैंड है? कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि नहीं, नहीं ये तो लोगों की पंचायत है, लोगों ने चुन के भेजा है टाइप ऐसे उन्होंने उस बात को थोड़ा-सा घुमाया। तो ख़ैर आप देख ही रहे हैं कि लगातार आज देखा कि कांग्रेस के विधायकों ने बायकॉट किया, हंगामा हुआ काफ़ी 10 बजे पहले 10 बजे स्थगित हुई, फिर उसके बाद दोबारा हुई। कांग्रेस इसमें कह रही है कि पेपर लीक नहीं होता, पेपर खरीद होता है। खैर 2014 से लेकर अब तक पंजाब में आपको पता है कि 93 पेपर लीक हुए हैं। खैर इनकी सरकार में 6 हुए हैं, तो वो भी एक मुद्दा है ही। बाकी पंजाब में नकल के केस भी आए हैं। हालाँकि आज आम आदमी पार्टी ने ये दिखाने की कोशिश की कि वो नीट के स्टूडेंट्स के साथ और कोकरोच जनता जेनज़ीज़ का जो आंदोलन था उसके साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने उसको लेकर विधानसभा में कोई मता भी पारित किया। तो जी, ये चीज़ देखने को मिली है। बात तो जितना आज मेरे को ध्यान आ रहा है, जितने मैं अपने नोट्स देख पा रहा हूँ, तो उसमें जी। 2 ज़्यादा बड़े मुद्दे रहे। हालाँकि सीएम भगवंत मान ने अपनी स्पीच भी दी। खैर
उसमें काफ़ी हंगामा भी रहा। उसमें कांग्रेस ने 2 ही मुद्दे, एक तो पंचदोखी वाला कि इनको तो पंच से निकाला हुआ है भगवंत मान को, उसपे कुलतार सिंह संधू, और दूसरा पेपर लीक तो पंजाब में भी हुए, 6 में से 6 पेपर लीक हुए हैं तो 4 साल में, तो फिर भई एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा यहाँ कब लिया जा रहा? तो इन 2 मुद्दों के ऊपर आज ज़्यादा चीज़ें रही। खैर। जी, इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरु।